नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह टॉपिक है आदिकाल के एक प्रमुख रचनाकार जिनका नाम है चंद बरदाई। आज हम चंद बरदाई पर बात करेंगे, जो आदिकालीन प्रमुख रचनाकार के तौर पर तो जाने ही जाते हैं। साथ ही साथ यह एक ऐसे महाकवि के तौर पर भी जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से न केवल ख्याति प्राप्त की है, बल्कि अपनी उपलब्धि भी आदिकालीन साहित्य में दर्ज कराते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आइए हम सीधे कुछ बिंदुओं के माध्यम से चंद बरदाई के बारे में समझते हैं और परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण इनसे तथ्य निर्मित हो सकते हैं, उसको भी जानें। चंद बरदाई का जो समय है वो 12वीं शताब्दी बताया गया है और इनका जन्म लाहौर में हुआ था। ये रामचंद्र शुक्ल मानते हैं ऐसा। उनका जन्म 1148 में जो लाहौर है वर्तमान पाकिस्तान में, वहाँ पर हुआ था और उनका मूल नाम पृथ्वी चंद भट्ट था। इनके जो आश्रयदाता थे वो पृथ्वीराज चौहान यानी जो पृथ्वीराज तृतीय हैं वो थे। इनकी जो प्रमुख रचना है वह पृथ्वीराज रासो है, जो 1225 ईस्वी में कहीं न कहीं रची गई थी। इसमें कुल 69 सर्ग हैं। 69 सर्गों में इसका वर्णन किया गया है। इसका जो प्रमुख रस है वो वीर और श्रृंगार है। वीर रस की प्रधानता ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसमें उनके वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का कथन दिखाई पड़ता है। अतः इसमें वीर और श्रृंगार दोनों ही रस प्रधान रूप में देखने को मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो डिंगल और पिंगल भाषा है। डिंगल कहने का तात्पर्य है जो राजस्थानी अपभ्रंश से जब मिलकर बनती है तो वो डिंगल भाषा है, और जब अपभ्रंश वज्र भाषा के साथ मिलकर बनती है तो वो पिंगल भाषा हो जाती है। यह एक प्रबंध काव्य है। जो पृथ्वीराज रासो है वह एक प्रबंध काव्य है। अलंकार की प्रधानता इसमें जो देखने को मिलती है वो है अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। छंदों की प्रधानता काफी देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें करते हुए नजर आते हैं। जो चंद बरदाई जी हैं वो 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किए हैं, जिसमें कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य नाम के इस तरह के प्रमुख छंद दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना गया है। इसमें कुल 10,000 छंद दिखाई पड़ते हैं और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग इसमें कहीं न कहीं वर्णित है। यानी 10,000 छंद इसमें कहीं न कहीं सृजित किए गए हैं और जो उस समय ये विद्यमान 6 भाषाएँ हैं वो इसमें कहीं न कहीं विद्यमान हैं। छंदों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इस ग्रंथ को आदिकालीन साहित्य में छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु है कि इसे छंदों की अधिकता होने के कारण छंदों का अजायब घर कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को छपय का राजा अथवा छपयों का विशेषज्ञ कहा है। जो शिव सिंह सेंगर हैं उन्होंने चंद बरदाई को छपयों का राजा अथवा छप्पयों का विशेषज्ञ कहा है। छप्पय छंद का इन्होंने ज्यादा प्रयोग किया है, इसीलिए इन्हें छप्पय का राजा या छप्पयों का कहीं ना कहीं विशेषज्ञ के रूप में जो शिव सिंह सेंगर हैं इनको वर्णित किए हैं। पृथ्वीराज रासो यह एक अधूरा ग्रंथ था जिसे इनके सबसे छोटे पुत्र जलहण ने पूरा किया था। इस संबंध में एक पंक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जलहण हथ देई गजनी चले निपकाज। ये पंक्ति जो बहुत परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। ये पुस्तक जलहण जो अपने पुत्र जलहण है उनके हाथ देकर गजनी के चले और अपने नृप मतलब राजा के काज के लिए, जो उनके राजा पृथ्वीराज तृतीय हैं वो उनके राजा हैं और उनके कार्य के लिए ये गजनी उनके साथ चले गए। यहाँ एक बिंदु ध्यान रखना है कि जलहण ने खुद एक रचना का सृजन किया है और वो रचना है बुद्धिरास। इस ग्रंथ के नायक पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी जो तृतीय हैं तथा नायिका संयुक्ता यानी जयचंद की जो पुत्री है उसके प्रेम प्रसंगों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। जो पृथ्वीराज रासो है उसमें पृथ्वीराज चौहान तथा जो उनकी नायिका संयुक्ता है
उसके प्रेम प्रसंगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्त रूप से रासों की रचना की है। नरोत्तम स्वामी का मानना है कि जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई है वो पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्त रूप से उन्होंने रचना रची है। किसने? चंद्रबरदाई ने। आचार्य शुक्ल का मत है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यानी शुक्ल जी का ये मानना है कि जो चंद्रबरदाई हैं वो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। ये आप पहले भी देख चुके हैं। जो शिव सिंह सेंगर ने इन्हें छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना था। वहीं पे बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है। जो पृथ्वीराज रासो है उसे राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी के रूप में घोषित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के तौर पर मानते हैं। सुख सुखी संवाद के रूप में से रचित मानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये अत्यंत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है। जयानकृत पृथ्वीराज विजय जो संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है के आधार पर ही, जो कि कश्मीर कवि थे और पृथ्वीराज चौहान के समय में विद्यमान थे, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम डॉक्टर वुलर, ये एक नाम है, इसे ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर वुलर ने अप्रमाणिक सिद्ध किया है। किसके आधार पर? जयानक कीर्त पृथ्वीराज विजय के आधार पर। पृथ्वीराज विजय जो संस्कृत में रचा ग्रंथ है और ये उसी समय विद्यमान थे जब ये पृथ्वीराज चौहान कहीं ना कहीं शासक थे। ये कश्मीर के ब्राह्मण कवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ लिखा है। इससे जब तुलना किया जाता है पृथ्वीराज रासो की, तो ये माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं काफी भ्रामक तथ्यों को लेकर इसमें पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। इसके आधार पर डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम इसे अप्रमाणिक घोषित किया है। अब कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रमाणिक तथा अर्ध प्रमाणिक तौर पर माना है। उसकी एक सीरीज देख लेते हैं क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता रहा है। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं, जैसे डॉक्टर बुल्लर हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, कविराज श्यामल दास जी हैं, मुंशी देवी प्रसाद जी हैं, मोतीलाल मनेरिया हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी हैं तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। इन लोगों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना माना है। वहीं पे प्रमाणिक तौर पर मानने वाले कुछ विद्वान हैं, जैसे जॉर्ज गिरिसन हैं, मिश्र बंधु हैं, कर्नल टार्ड हैं, दशरथ शर्मा ओझा जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी हैं तथा डॉक्टर नगेंद्र। इन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। यहाँ एक नोट है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत एक नए संवत की परिकल्पना की थी, जिसका नाम इन्होंने आनंद संवत रखा था, जो ईस्वी संवत 90 वर्ष आगे चलता है। जो ईस्वी संवत है जिसको आज मान्यता है, उस ईस्वी संवत से 90 वर्ष आगे चलता है। तो आनंद संवत की यहाँ पर परिकल्पना की थी, ये ध्यान रखिएगा, कौन? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने। अब यहाँ पर अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कुछ विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं, मुनिजिन विजय हैं, विपिन बिहारी द्विवेदी हैं। तो ये विद्वान जो अर्ध प्रमाणिक तौर पर पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, ये आपके समक्ष दिखाई पड़ते हैं। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद को ही कहा जा सकता है। ये मिश्र बंधुओं का मानना है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि महाकवि चंद को ही कहा जा सकता है, यानी प्रथम जो महाकवि चंद हैं उन्हें ही माना जा सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम कवि जो है वो राहुल साकृत्यायन ने सरहप्पा को माना और वहीं पे प्रथम कवि के तौर पर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि के रूप में माना है। जबकि यहाँ पर मिश्र बंधु ने प्रथम महाकवि के रूप में चंद को माना है। आचार्य शुक्ल ने भी प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही माना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो चंद्रबरदाई से रिलेटेड हैं
उसे देख लेते हैं। पहला बिंदु है, डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज रासो को घटना कोश के तौर पर माना है। उदय नारायण तिवारी और श्याम सुंदर दास ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे अनैतिहासिक माना है। वहीं डॉक्टर बुलर ने 1857 ईस्वी में इस ग्रंथ को सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित किया था। रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को सर्वप्रथम जाली कहा, फिर इसे अप्रमाणिक माना। पहले सर्वप्रथम इसे जाली कहा और फिर इसके बाद से अप्रमाणिक माना। इसमें एक पंक्ति आती है बार बार कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये इसी रचना से रचित पंक्ति है जो बार बार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा में पूछी भी जाती रहती है। चंद्रबरदाई को व्रजभाषा का पहला महान कवि माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रबरदाई देवी सरस्वती के उपासक थे। जो इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है, जो राजस्थान में ब्रजभाषा का पर्याय है। चंद्रबरदाई के संबंध में प्राय यह भी प्रसिद्ध है रहा है कि इनका जन्म पृथ्वीराज के साथ साथ हुआ और दोनों एक ही साथ प्राणांत भी करते हुए नजर आते हैं, यानी एक ही साथ मृत्यु भी प्राप्त करते हैं और एक ही साथ इनका जन्म भी हुआ था। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास निश्चित ही लाभदायक सिद्ध होगी। इसी उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। पुनः अगले क्लास में हम कुछ अलग रचनाकार को लेकर उपस्थित होंगे।